हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में वो था ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और मैंने आपको बताया भी कि ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री से जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने का चांस रहता है वो ज्योमेट्री से ही रहता है। तो ज्योमेट्री के बारे में कैसे ध्यान रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कॉम्प्लेक्स होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पर sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पर sp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें दो टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, dsp2 और sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर sp3d और sp3d और dsp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें d2sp3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बोनाइल, NO2 और Cn माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए आते हैं या मेटल पर अटैक करते हैं, उस कंडीशन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इटसेल्फ बॉन्डिंग कर लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप बॉन्डिंग फेज में चले जाते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके बाद भी रिमेनिंग रहता है तो वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, और जितने भी वीक लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब जो है स्ट्रॉन्ग, जो वीक लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका स्पिन बढ़ जाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे उसको। ठीक है। उसके बाद जो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें डी ऑर्बिटल पहले इन्वॉल्व करता है, बाद में sp3 आएगा, तो उसमें उसको हम कहेंगे d2sp3 या इनर डी कॉम्प्लेक्स। जिसमें डी ऑर्बिटल बाद वाला आएगा मतलब 4d का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, उसको हम कहेंगे sp3d2 या sp3d या अदर कॉम्प्लेक्स। तो दो ही टाइप होगा उसमें, sp3d और sp3d2। तो वो बात तो क्लियर है। ठीक है। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना होगा तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, √n+2bm का फॉर्मूला यूज करके हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए ज्योमेट्री के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया था K4FeCN6 वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, K3FeCN6, K3FeCN6। तो क्या क्या बातें ध्यान रखना है उस टॉपिक पे हमने बात किया। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 3 पोटेशियम है तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 6 साइनाइड है तो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो 3 + x - 6 = 0। तो यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात हमें क्लियरली पता चल रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4s2 3d6 इज द ग्राउंड स्टेट आयरन। अब जब मुझे आयरन 3+ पे जाना पड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 4s0 3d5 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 3+। आयरन 3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d5। तो d के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, d के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पहले हमने मेटल आयन का बनाया जो हमें रिक्वायर्ड था। कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर हम अगला काम करेंगे, अब बात करेंगे लीगेंड की। तो लीगेंड क्या है यहाँ पे, साइनाइड इज द लीगेंड। और अगर साइनाइड लीगेंड है तो साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है मतलब बैक बॉन्डिंग का केस एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का केस एप्लीकेबल होगा। और इस बैक बॉन्डिंग में देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन
यहाँ पे पेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद की क्या सिचुएशन है, अब उसको देखते हैं। तो व्हाट आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, तो देखो ये हो गया ये और ये बैक बॉन्डिंग के बाद 3D की सिचुएशन दिख रही है। तो 3D में बैक बॉन्डिंग के बाद की सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास 4s 4p 4d सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको ला सकते हो। ये हुआ आपका 4s और 4p ऑर्बिटल की सिचुएशन। अब देखो लिगेंड क्या है, साइनाइड, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड ऑलवेज कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड अपने साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लाता है। तो देखिए एक साइनाइड, दो साइनाइड, ऐसा लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये 3 साइनाइड, चौथा साइनाइड, पांचवा साइनाइड और ये 6th साइनाइड। तो इस तरीके से 6 साइनाइड ने मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है, ये डी से स्टार्ट होकर के आगे के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, D2 से शुरू हुआ, 3D का D इन्वॉल्व हुआ, तो D2 sp3, कैरेक्टरिस्टिक्स इज 90 ऑक्टाहेड्रल, 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। जबकि K4FeCN6 डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। ठीक, तो अगला कॉम्प्लेक्स देखिए FeH2O होल 6 3+, FeH2O होल 6 3+, ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके लिए मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल FeH2O होल 6 3+ इज द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो FeH2O होल 6 3+ इज द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर, FeH2O होल 6 3+। अब देखो यहाँ पे पहली बात ये ध्यान रखना है कि वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, वाटर वीक लिगेंड है। सीधे सीधे ऐसा ध्यान रख लो, Cn-NO2 और कार्बोनाइल को छोड़कर सभी लिगेंड्स कैसे हैं, वीक लिगेंड है। अमोनिया कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा काम करता है केवल और केवल कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में, जबकि क्लोरीन जो है वो प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा FeH2O होल 6 3+। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पर। तो कॉन्फ़िगरेशन में जब किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d5। नाउ व्हाट हैपन्स, डी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, डी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 4s के पास अभी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाकी के ऑर्बिटल कैसे आएंगे, फिर 4p आएगा और 4d भी आएगा। ठीक है, 4d इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, 4d का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ठीक, तो जो क्योंकि यहाँ पर आप कोई लिगेंड नहीं डाल सकते हो, लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है, लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है। तो देखो वाटर की एंट्री फिर कैसे स्टार्ट होगी, वाटर की एंट्री स्टार्ट होगी 4s से, एक वाटर आएगा यहाँ पे, तो एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, 5 वाटर और ये 6 वाटर। तो इस तरीके से 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करेगा इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में FeH2O होल 6 3+। अब
आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं वो इनर डी होते हैं और वीक लिगेंड के जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे वो आउटर डी होंगे। लेकिन इतना सोचने से अच्छा है सॉल्व करके देख लें ताकि सब कुछ सही सही आपके आंखों के सामने होता हुआ आपको दिखाई दे। तो आंसर क्या आ रहा है, sp3d2, sp3d2, क्योंकि इस बार डी से स्टार्ट नहीं हुआ, डी पे फिनिश हो रहा है, d4d वाला लाया हमने। ठीक, तो 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और अगर हमें म्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट एन n+2 देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अंडर रूट एन n+2 का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो रूट ऑफ 35 इज द मैग्नेटिक मोमेंटम, रूट ऑफ 35 bm मतलब 5.9 bm इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दिस इज अबाउट FeH2O होल 6 3+, ये FeH2O होल 6 3+ की हमने बात किया। अब आते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। तो देखो अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। NiCN होल 4 2 नेगेटिव, NiCN होल 4 2 नेगेटिव। ओके, तो जब नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो x-4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2। तो निकल कौन सा वाला आ रहा है, +2 वाला। निकल ग्राउंड स्टेट कितना होता है, 4s2 3d8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। अब अगर मैं निकल 2+ की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d8 हो जाएगा। तो व्हाट हैपन्स हियर, डी के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, 5 6 7 और ये 8। और लीगेंड क्या है मेरे पास, साइनाइड लीगेंड है। साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा। और अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो अगला जो केस बनेगा, बैक बॉन्डिंग के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पेयरिंग में कंज्यूम हो जाएगा, एक ऑर्बिटल मेरे पास वैकेंट हो जाएगा। तो नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद की क्या सिचुएशन आ रही है, तो बैक बॉन्डिंग के बाद 4 ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल हैं 3d के, और एक ऑर्बिटल वैकेंट है 4s और 4p को भी हम लोग ले आएंगे। तो 4s और 4p। नाउ कितने साइनाइड जोड़ने हैं मुझे, अब ये देखो 4 साइनाइड जोड़ने हैं। तो 4 आर द लीगेंड्स, 4 लीगेंड है मेरे पास, एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड और ये चौथा साइनाइड। तो आंसर क्लियर। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, its character is square planar, square planar, bond angle is 90 degree, it is diamagnetic complex, diamagnetic complex। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, diamagnetic complex है, it is diamagnetic complex because there is no unpaired electron। और आंसर क्लियर है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हियर, यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कर रहा है। अगले मेंबर की बात करते हैं, NiCl4, NiCl4 2-, NiCl4 2-। तो देखो NiCl4 2-, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर, तो x-4 इक्वल टू -2, तो यार x इक्वल टू +2, x का वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, अब देखो निकल 2+, तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 4s0 3d8। नाउ the ligand is chlorine and chlorine is the weak ligand for nickel। निकल के लिए क्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है। इट मीन्स देयर इज
नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, नो चांस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ओके, तो 4s4p ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन के केस में। 4 क्लोरीन जोड़ना है आपको, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन। तो आंसर आ गया है sp3। sp3 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट और टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप का होगा ये मॉलिक्यूल और दो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कभी क्वेश्चन आया NiCN होल 4 डबल नेगेटिव डाईमैग्नेटिक है, NiCN होल 4 डबल नेगेटिव डाईमैग्नेटिक है, जबकि NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है। तो बिकॉज cyanide is the strong ligand, it causes the back bonding, where chlorine is the weak ligand and there is unpaired electron, और इस unpaired electron के कारण NiCl4 2- is a paramagnetic complex। इस unpaired electron के कारण ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अभी पिछले साल इसके म्यू का वैल्यू पूछा, जेई मेंस में पूछा था, NiCl होल 4 2- का मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, तो देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अंडर रूट n प्लस 2, तो 2 प्लस 2, तो हाउ मच इज द मैग्नेटिक मोमेंटम, 2 प्लस 2 4 इंटू 2, तो रूट 8 आ जाएगा। तो 2.9 के ऑर्डर में आंसर आपको मिल जाएगा। द आंसर इज इन ऑर्डर ऑफ 2.9। ओके, तो देयर इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? द नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लेने वाले हैं वो है NiCO होल 4 और FeCO होल 5, दो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज 0। वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक बात ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब बैक बॉन्डिंग तो होगी। दूसरी बात ये कि कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट करेगा, तो पहले लोअर एनर्जी, बैक बॉन्डिंग में भी पहले लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम द लोअर एनर्जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम लोअर एनर्जी। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर निकल का चार्ज नंबर कितना है, 0 है। 1 बाय 1 ही सॉल्व करेंगे हम, है ना, मेरी स्टाइल में ही काम करने वाले हैं, 1 बाय 1 ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। तो NiCO होल 4 में निकल का चार्ज क्या हो गया, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 मतलब कॉन्फ़िगरेशन आयोडिस्टिस चलेगा, 4s2 3d8। तो व्हाट हैपन्स हियर, क्या खास बात हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये निकल का 3d इलेक्ट्रॉन और ये 4s का इलेक्ट्रॉन। 4s के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आई लिगेंड की। लिगेंड कार्बोनाइल, कैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या काम करता है ये बात ध्यान रखना है। अगर लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग में पहले लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब देखो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर आ गए d ऑर्बिटल में, तो नाउ व्हाट हैपन्स, द d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो नाउ द अवेलेबल ऑर्बिटल इज 4s एंड 4p। आपके पास अब क्या ऑर्बिटल अवेलेबल है, 4s 4p, क्योंकि हमें 4 ही लिगेंड की एंट्री करानी है, 4 कार्बोनाइल इज देयर। ओके, तो नाउ व्हाट हैपन्स, अब क्या देखना है मुझे, 4 कार्बोनाइल की एंट्री, एक कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, ये तीसरा कार्बोनाइल और ये चौथा कार्बोनाइल, ठीक है। तो देखो
NiCN होल 4 2 नेगेटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स था हमारा, इसके बाद वो कैसा था, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। DsP2 हाइब्रिडाइज्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जबकि NiCO होल 4 कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। Why NiCN होल 4 डबल नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर, NiCN होल 4 डबल नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर है, जबकि NiCO होल 4 टेट्राहेड्रल है। क्यों? तो द लॉजिक इज देयर, NiCN होल 4 डबल नेगेटिव इज DsP2 hybridized, where NiCO whole 4 is sp3 hybridized। तो ये sp3 hybridized डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्राहेड्रल है, तो नेचुरली द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हम लोग ज्योमेट्री पे बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने पूरी ज्योमेट्री पे अच्छे से काम किया है। अब FeCO होल 5 आयरन पेंटाकार्बोनाइल, पेंटाकार्बोनाइल आयरन 0 इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब बात करते हैं FeCO होल 5 पर। देखो, तो चार्ज नंबर 0 मतलब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, 4s2 3d6, देयर आर इलेक्ट्रॉन इन D। तो D के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4s के पास कुल इलेक्ट्रॉन हैं 2, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इट मीन्स बैक बॉन्डिंग तो होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, लोअर एनर्जी से शिफ्ट करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक यहां से भी जाएगा इसमें, तो देयर इज द बैक बॉन्डिंग। व्हाट हैपन्स आफ्टर द बैक बॉन्डिंग? अब बैक बॉन्डिंग के बाद की क्या सिचुएशन है उसको देखते हैं। तो बैक बॉन्डिंग के बाद की जो सिचुएशन मिली उसमें 4d के ऑर्बिटल पैक हो गए, 3d के, 4s एम्प्टी हो गया, 4p भी एम्प्टी है अभी मेरे पास, ठीक है। मुझे लिगेंड कितने जोड़ने हैं? 5, तो जगह मिल रही है क्या? 1 2 3 4 5। ओके, तो नाउ व्हाट हैपन्स हियर, एक कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा कार्बोनाइल, और ये चौथा कार्बोनाइल, और ये 5वां कार्बोनाइल। तो अब आपको सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP3, DsP3। तो ज्योमेट्री प्लेनर ट्रायगोनल, प्लेनर ज्योमेट्री इज नॉट प्लेनर ट्रायगोनल, तो 120 वाले का होता है। ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, किसका होता है? sp3 d3 का होता है वो। इसमें क्या होगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल bipyramidal is the geometry, trigonal bipyramidal is the geometry, and 3 bond angle of 120 degree, 2 bond angle of 90 degree, it is a diamagnetic complex। diamagnetic इनर डी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है ये, इनर डी कॉम्प्लेक्स। तो डायमैग्नेटिक इनर डी कॉम्प्लेक्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक इनर D complex, because of pairing it is a diamagnetic complex, ठीक है। तो this is about the structure of FeCO whole 5, FeCO whole 5 का ये स्ट्रक्चर। अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। The next structure is CONH3 whole 6 Cl3, CONH3 whole 6
Cl3। क्या ध्यान रखना है, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट NH3 is strong ligand, strong ligand. In complex of cobalt, ammonia is the strong ligand. कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है, ये बात याद रखना है। ठीक, अब आ जाइए कोबाल्ट, कितना, एटॉमिक नंबर 27। तो आर्गन कोर 4s2 3d7, 20 18 और 2 20 7 27 4s2 3d7। ठीक है, अब बारी आई ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो तो सिंपल सा दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो कोबाल्ट को जब 3+ पे लाओगे तो कैसा हो जाएगा, 4s0 3d6, 4s0 3d6 इज द कोबाल्ट। तो डी की क्या सिचुएशन बची, 6 इलेक्ट्रॉन हैं कोबाल्ट 3+ में, तो 4 अनपेयर्ड हैं इसमें से। अब कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इट मींस देयर इज बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे चला जाएगा। एंड व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद की कंडीशन देखते हैं। तो ये हुआ आपका 3D, ये 4s और ये 4p, 4p और ये 4s। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग के बाद की जो कंडीशन आ रही है वो ऐसी है, 3 ऑर्बिटल कंप्लीटली पेयर्ड हो गए हैं, 3 ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली पेयर्ड। तो जो लिगेंड की एंट्री शुरू होगी, अमोनिया की जो एंट्री शुरू होगी वो 3D से शुरू हो जाएगी। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक तो क्लियर, और आंसर भी निकल चुका है, इट इज अ D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। तो D2sp3 और कैसा है, डायमैग्नेटिक है, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो नाउ अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स पर। तो नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज, अगला जो कॉम्प्लेक्स हम लोग देखने वाले हैं, अगला जो कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स है, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है कॉपर का कॉम्प्लेक्स। तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शनल केस का एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे देखो हमने कहा CuCl4 2-, CuCl4 2-, तो कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज नंबर कितना हो जाएगा, 2+, साफ साफ आ रहा है, 4 क्लोरीन है तो x - 4 = -2, तो x = आ जाएगा +2। तो यहाँ पे क्या आ गया सिचुएशन, चार्ज कितना, +2, कॉपर 4s1 3d10, 4s1 3d10, कॉपर 2+ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d9, 4s0 3d9। तो व्हाट हैपन्स हियर, डी के पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, और लिगेंड क्या है, क्लोरीन, तो बैक बॉन्डिंग का केस यहाँ पे बनता नहीं है। अब बारी आई 4s और 4p ऑर्बिटल की, तो सिंपली यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, अब आपको सब क्लियर है चीज़ें। तो 4s और 4p, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो नहीं सकती लिगेंड की, तो 4 क्लोरीन की जो एंट्री होना है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो नाउ इट इज अ sp3 hybridized complex, sp3 hybridized, and it is paramagnetic also,
तो पैरामैग्नेटिक है sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल किसके केस में, CuCl4 2- के केस में, है ना। एक एक्सेप्शनल केस इसमें जिसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे, उसको ब्लॉक में बंद करके रखेंगे, क्योंकि अगर वो आ गया तो हमको 4 नंबर लेने हैं। CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+, तो बात तो बिल्कुल पहले वाले जैसे ही है, +2 यहाँ पे भी है, लेकिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी करने पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है। अब नहीं होता है तो नहीं होता है ना। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पहला वाला तो ऐसा था, दूसरा वाला ऐसा था, यही तो केमिस्ट्री है। नहीं होता है तो नहीं होता है, तो क्या करेंगे, उसको नहीं होता है तो उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें 4 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमने गलती कर दिया तो 5 नंबर चले जाएंगे और रैंक जो है 20,000 पीछे पहुंच जाएगी, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। CuNH3 होल 4 2+, तो हियर द सेंट्रल इज द कॉपर, तो कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन फिर से हो जाएगा 4s03d9, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s03d9। अब d9 बहुत पुराने किताब में देखोगे तो वहाँ पे इसका आंसर sp3 दिया रहता था पहले, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया जब हमारे पास नई टेक्निक्स आई तब। तो ये हुआ 3d, ये हुआ 4s और ये हुआ 4p, ये सिचुएशन है। तो जब हम इसको देखो, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कोई केस बनता नहीं है, अमोनिया कॉपर के लिए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नहीं, तो बैक बॉन्डिंग का कोई केस भी नहीं बनता है। तो जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर आपको कैसा मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा sp3। सॉल्व करने पर आंसर कैसा मिलेगा, sp3 मिलेगा, क्योंकि अमोनिया बैक बॉन्डिंग करता नहीं है और बैक बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो आंसर कैसा मिल रहा है, sp3 मिल रहा है, आंसर इज sp3 आंसर मिल रहा है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, द आंसर इज नॉट sp3, इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो बाय X-ray crystallography it is detected that this complex is square planar complex, ये square planar geometry में रहता है। तो अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में गया मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में गया तो व्हाट हैपेंस हियर, तो देखो पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, 4s03d9, तो देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d। अब जैसे कंफ्यूजन तो दिमाग में आता है कि अभी एक को sp3 कह रहे थे, अब एक को कह रहे हैं कि sp3 नहीं होगा, लेकिन नहीं होता बेटा जी, तो क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम आपको सही सही वाली बात बताएंगे और आपको उसको बोलेंगे भी कि इसको याद रखना है। तो ये 4s और ये 4p। नाउ व्हाट हैपेंस बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड इंटरचेंज होते हैं तो अब ये कॉम्प्लेक्स sp3 नहीं है, तो उसको बोला कि जब लिगेंड इंटरचेंज होते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन द क्रिस्टल। कहीं जंप करके, मान लो जैसे अकेला कोई घर में है, बोर हो रहा है और घूमने गया हुआ है ना, घूमने गया है, लेकिन अब घूमने गया तो उसको नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, अब घूमने तो चले गया वो, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे उसकी जगह क्या हुआ, तो देखो ये 8 तो अपनी अपनी जगह पे बैलेंस्ड फॉर्म में है, ये तो प्रेजेंट ही रहेंगे। अब ये 4p यहाँ पे सिचुएशन है और कहाँ गया है पता नहीं, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जिससे ध्यान रहे कि घूमने गया लेकिन है क्रिस्टल के अंदर ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इसका कमरा जो था वो खाली था और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया उसने अपना पेयर यहाँ पे डाला NH3, तो 1 अमोनिया इज हियर
अनदर अमोनिया इज हियर, और अगला अमोनिया इधर, और अगला अमोनिया इधर. तो नाउ it is not sp3 hybridized, it is a dsp2 hybridized molecule, dsp2 hybridized 90 स्क्वायर प्लेनर, 90 के साथ साथ स्क्वायर प्लेनर, और उसके साथ साथ पैरामैग्नेटिक भी है ये. इट इज पैरामैग्नेटिक, तो अनुचुंबकी प्रकृति का संकुल है ये, पैरामैग्नेटिक है बिकॉज देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, कहीं भी गया है लेकिन है तो वो, ठीक है. तो देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये ज्योमेट्री आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. तो CuNH3 प्लस DsP2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स है. इट इज अ DsP2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सॉल्यूशन करने पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा. और अगर बहुत पुरानी बुक को भी आप देखोगे तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा उसमें, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, तो ये ध्यान भी रखना है. अब इसको खत्म करने के बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं. तो दैट इज अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड आई होप अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री से आप आसानी से कर लोगे, है ना, क्योंकि हमें पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस सही करने हैं. इसलिए जहाँ पर जो चैलेंजेस आएगा या जो चैलेंज आ रहा है हम उसको फेस करने के लिए रेडी हैं, ठीक है. तो ये हमारा मोटो है. कोई भी चैलेंज आए, इस बार सारे बायोमेट्रिक्स कमांडो अंडर 100 रैंक में रहेंगे, बहुत सारे लोग. ओके, अब बात करते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की. वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर का उपसह संयोजी यौगिकों का सिद्धांत, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. और अल्फ्रेड वर्नर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को अल्फ्रेड वर्नर ने दिया जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज, ठीक है. तो इट वाज द फर्स्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्या ध्यान रखेंगे, इट वाज द फर्स्ट थ्योरी, इट वाज द फर्स्ट थ्योरी which explained the structure and property of complex compound, structure and property of complex compound, structure and property of कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये पहला थ्योरी था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है. तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिजिकल, केमिकल एंड आइसोमेरिक बिहेवियर, ऑल्सो फिजिकल, chemical properties, physical chemical properties and isomeric behavior, isomeric behavior, isomeric behavior को भी explain करता है. Okay, तो this is the Werner's coordination theory. तो first concept था जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और आइसोमेरिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम बातों को सीखते हैं कि वर्नर ने क्या कहा और कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है. तो देखिए,
व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, एक बात ध्यान रखिए, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, अगर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करने देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया reacts together, then it forms different color complexes, then it forms different color complexes, तो वो different color के complex बनाता है, then it forms different complexes and produce different number of ions, in aqueous solution, different number of ions in aqueous solution when treated with AgNO3, जब उसको AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो डिफरेंट नंबर के आयंस प्रोड्यूस करता है। इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, एक दो बार आया है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में क्या ध्यान रखना है, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एग्जाम्पल लिया अल्फ्रेड बर्नर ने, और उसमें ये बताया कि जब इनको हम रिएक्ट करने देते हैं और फिर बाद में हम AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे और हर बार उनका जो कलर होगा वो भी डिफर करेगा। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये बात कैसे हो सकती है, थ्योरी पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई और क्या चीज़ ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये कॉम्प्लेक्स कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी आप यहीं से निकाल पाओगे, इसका सॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl3 प्लस 6 अमोनिया, अगर मैंने इन दोनों को रिएक्ट करने दिया COCl3 6 अमोनिया, या जैसा साइंटिफिकली लिखा जाता है वैसे लिख दो COCl3.6 अमोनिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या बनेगा, CONH3 होल 6। अमोनिया का कोऑर्डिनेशन, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, ओके। तो अब इसके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो अगर आप इसमें AgNO3 डालोगे तो एक कोबाल्ट क्लोराइड NH3 का कॉम्प्लेक्स 3 क्लोराइड आयन डोनेट कर सकता है, इट डोनेट द 3 क्लोराइड आयन। तो इसका कॉम्प्लेक्स आयन और क्लोराइड आयन का रेशो क्या आएगा, 1:3। कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और क्लोराइड आयन रेशो, कॉम्प्लेक्स और क्लोराइड आयन रेशो कितना आ गया, 1:3, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर सकता है ये। तो ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, प्रोड्यूस 3 क्लोराइड आयन। अभी थोड़ी देर बाद और भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, प्रोड्यूस 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वर्सेस क्लोराइड रेशो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वर्सेस क्लोराइड आयन रेशो, कॉम्प्लेक्स वर्सेस क्लोराइड आयन रेशो कितना मिल गया हमें, 1:3 मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो है येलो, तो ये एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज येलो कलर कॉम्प्लेक्स, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है ये। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो और
अच्छे से थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी और मेरे पास भी ऑप्शन होगा आपको अच्छे से समझा पाने का। अब देखो अगला कॉम्प्लेक्स लिया मैंने COCl3.5 अमोनिया, मतलब 6 अमोनिया की जगह मैंने क्या किया, अब 5 अमोनिया दिया, इसको केवल 5 अमोनिया दिया। ठीक, तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कैसा होगा, CONH3 क्या बताया था मैंने, कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, 6 कोऑर्डिनेशन। तो क्या करेगा, अब ये 3 क्लोरीन थे उसके पास, 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को अंदर रख लिया उसने, तो उसने अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 6 पूरा मेंटेन करके रखा है। पहले वाले में उसके पास ऑप्शन था, ठीक है ना, पहले वाले में उसके पास ऑप्शन था, वो 3 क्लोरीन को बाहर भेज सकता था, लेकिन इस बार उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अपना पूरा करना है। ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है तो 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को इनसाइड रखेगा और 2 क्लोरीन को वो बाहर निकाल सकता है। तो कॉम्प्लेक्स और क्लोराइड का रेशो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट टाइम कॉम्प्लेक्स एंड क्लोराइड रेशो इज 1:2। और ये एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो कलर चेंज हुआ क्योंकि क्लोराइड आयन का नंबर बाहर पे चेंज हो रहा है। अब मान लो मैंने अगला कॉम्प्लेक्स लिया COCl3.4 अमोनिया, अब इसको मैंने 4 ही अमोनिया से रिएक्ट करने दिया, तो नाउ व्हाट हैपन, समझ में आया। कोबाल्ट को अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना है 6, तो क्या करेगा, CONH3 अमोनिया तो उसके पास लिमिटेड है, अब उसके पास 3 क्लोरीन थे तो वो 2 क्लोरीन को अंदर रखेगा, एक ही क्लोरीन को वो लॉस कर सकता है, एक ही क्लोरीन आयोनाइजेबल कंडीशन में पहुंचेगा, ओनली 1 क्लोरीन इन आयोनाइजेबल कंडीशन। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स क्लोराइड आयन रेशो इज 1:1। तो 1:1 का कॉम्बिनेशन और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये, इट इज अ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखो अगले कंडीशन में, तो कोबाल्ट और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोबाल्ट और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन, तो हर बार वो क्या करेगा, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को, यहाँ पे 3 क्लोरीन था, हर बार अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को वो 6 करेगा, उसके बाद जो आयन बचेंगे केवल वही लॉस कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उसके पास 5, 3, 8 हैं, तो उसमें से वो क्या कर सकता है, 2 क्लोरीन को आयन के फॉर्म में ले जा सकता है बाहर। ठीक है, इस बार कितने हैं, 3 और 4 7 है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, केवल एक बाहर जा सकता है। तो देयर इज चेंज इन कलर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट क्या कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 पर मेंटेन रख रहा है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 पर मेंटेन रख रहा है। ठीक, तो कुल 2 टाइप की बैलेंसी है यहाँ पे, एक आयोनाइजेबल और एक नॉन आयोनाइजेबल, वन ऑफ द आयोनाइजेबल बैलेंसी एंड वन ऑफ द नॉन आयोनाइजेबल बैलेंसी। तो व्हाट हमने क्या देखा इसमें, 6 कोबाल्ट ने हर बार 6 ग्रुप को अपने साथ रखा, तो 6 ग्रुप्स इन 6 group in all remains bonded to cobalt. 6 group bonded with cobalt, bonded with cobalt, maybe chloride और अमोनिया और बोथ, दोनों मिलाकर के भी, अकेला अमोनिया था तो भी, और अगर क्लोराइड रहेगा तो भी, वो कोबाल्ट को कितने ग्रुप चाहिए, 6 ग्रुप चाहिए, तो 6 ग्रुप को कोबाल्ट ने हर बार मेंटेन रखा है। ठीक है, और वो सभी मॉलिक्यूल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, द एटम और मॉलिक्यूल विद इन द ब्रैकेट डू नॉट डिसोसिएट,
the molecule, the atom or molecule, the atom or molecule, the atom or molecule present, atom or molecule present inside the bracket, inside the bracket, do not dissociate, do not dissociate, वो dissociation में नहीं जाएंगे, do not dissociate, वो dissociation का part नहीं है। तो जितने क्लोराइड आयन आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिखेंगे उतने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स, या आप ऐसा समझ लो कि जितना उसका कोऑर्डिनेशन पावर है पहले वो उतने अपने पास रख लेगा और उसके बाद जो बचेगा वो उसको लॉस कर सकता है। तो दैट इट मीन्स दैट इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस पे कॉमनली क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखेंगे। बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर बात करेंगे अगले लेक्चर में, थ्योरी के पॉइंट्स क्या है उस पर बात करेंगे, एंड देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ रहेगा, उस पर बात करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।